गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने लेसन स्टार्ट किया था तीसरा लेसन फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट, जिसमें अपन ने 5 कीटों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा है छठा कीट, ठीक है, जिसका नाम है मेथी एवं सरसों का मोइला रोग। क्या नाम है जिसका? मेथी एवं सरसों का मोइला रोग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है मेथी एवं सरसों का मोइला रोग। मोइला रोग का नाम है जो मेथी और सरसों दोनों में पाया जाता है। हम जानते हैं इसका संघ कौन सा है। देखिए संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और वर्ग है हमारा इंसेक्टा, ठीक है। इसका गण हेमिप्टेरा एफिडिडी इसका कुल है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइपेफिस इरिसाइमी। लाइपेफिस इरिसाइमी क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये मेथी और सरसों के मोइला कीट का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए हमारे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अब लक्षण क्या है? ये कैसा दिखाई देता है? ये प्रौढ़ पंख युक्त तथा पंख विहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके जो प्रौढ़ होते हैं, जो वयस्क प्रौढ़ होते हैं, ठीक है, वो पंख युक्त पंख वाले भी होते हैं और कुछ बिना पंख वाले भी होते हैं। इनके शरीर का आकार में छोटा, लगभग 1/10 सेंटीमीटर लंबा। इनका शरीर आकार में छोटा होता है, ठीक है। 1/10 सेंटीमीटर लंबा, कोमल, रंग हरा और हल्का स्लेटी होता है। इनका रंग हरा या हल्का स्लेटी होता है, ठीक है। जो पंख होते हैं वो पारदर्शक होते हैं, जिनसे ये अगली जोड़ी बड़े तथा पिछले छोटे होते हैं। जो इनके पंख होते हैं वो पारदर्शक होते हैं, यानी आर पार अपन देख सकते हैं इनके पंखों के, ठीक है। पारभासी भी नहीं, यानी धुंधला भी नहीं दिखाई देता है हमें। पारदर्शक है, अर्थात एकदम साफ आर पार दिखाई देता है। और पंख 2 जोड़ी होती है, जिसमें अगली जोड़ी होती है वो तो बड़े आकार में बड़े होते हैं और पिछले जोड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। वक्ष के निम्न तल पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है जो वक्ष के नीचे तल पर, निम्न यानी नीचे की तरफ होते हैं, नीचे वाले तल पर होते हैं, ठीक है। इनका उदर जो होता है वो 9 खंड का होता है। उदर होता है वो कितना होता है? 9 खंड से बना होता है, जिसके प्रत्येक खंड में क्या होती है? मोम ग्रंथियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को आप इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। मोम ग्रंथियां पाई जाती है प्रत्येक खंड में। जो उदर होता है वो 9 खंडों का बना होता है, ठीक है। तो इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है? शरीर हमें पता है कितने भागों में होता है, 3 भागों में। एक तो सिर, एक होता है हमारा वक्ष और एक होता है उदर, ठीक है। उदर, इनमें वक्ष पर तो क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, या जिसे अपन उपांग कहते हैं, 3 जोड़ी पैर। और उदर में 9 खंड होते हैं, टोटल 9 खंड होते हैं, जिनमें प्रत्येक में क्या पाई जाती है? मोम ग्रंथियां पाई जाती है। ये ध्यान रखना, क्या पाई जाती हैं? प्रत्येक में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। अंतिम खंड के पिछले सिरे पर गुदा होता है। जो अंतिम खंड होता है उदर का, जो अंतिम खंड होता है 9वां खंड, उसमें गुदा होता है, यानी उत्सर्जन द्वार होता है, उत्सर्जन मार्ग होता है, उत्सर्जन द्वार कह सकते हैं। जिससे क्या करते हैं? मल, यानी इनका जो अपशिष्ट पदार्थ मल है, मधु स्राव के रूप में निकलता है, जिसे मधु स्राव के रूप में निकलता है। सती एवं महत्व क्या है इसका? देखिए, ये नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह से फसल पर दिखाई देने लग जाते हैं। सर्दियों में नवंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है या दिसंबर का जो पहला सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक होता है, उसमें ये दिखाई देने लगता है। तथा फरवरी में संख्या अत्यधिक हो जाती है, और फरवरी आते आते तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है।
इस कीट के जो शिशु होते हैं तथा प्रौढ़ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं, शिशु भी हानि पहुंचाते हैं, प्रौढ़ भी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। ये कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों से रस चूसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रस चूसते हैं। ठीक है, सिर्फ जड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों में, यानी जो वायवीय सभी भाग होते हैं, तना, पतिया, शाखा, फल, फ्रूट, फूल, सब कुछ इनका क्या, सबके ये क्या करते हैं? रस चूसते हैं। और पौधों पर क्या होते हैं? स्थायी रूप से समूह में चिपके रहते हैं, अकेले नहीं रहते, समूह में रहते हैं और स्थायी रूप से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका सबसे अधिक प्रकोप तने के मुलायम भागों तथा फलियों पर होता है। इनका सबसे ज़्यादा प्रकोप कहाँ होता है? जो तने का मुलायम भाग है तथा जो फलियां लगती हैं उन पर होता है। ठीक है, इनके प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, रस चूसने लग जाते हैं। तो क्या होता है? रस में जो पोषक पदार्थ होता है वही चूस लेते हैं, वो चूस लेते हैं तो फिर क्या होगा? ये पोषक पदार्थ ही नहीं मिलेगा अगर पौधे को, तो वो बढ़ेगा कैसे? तो बढ़वार रुक जाती है। पौधे पीले पड़कर क्या करते हैं? सूखने लगते हैं। पौधे इससे पीले पड़कर सूखने लगते हैं तथा इनमें कम शाखाएं लगती हैं। ये कीट अपने शरीर से मधुस्राव भी निकालते हैं, जिनमें काले कवक का आक्रमण भी हो जाता है। ये मधुस्राव भी निकालते हैं, जिसके कारण वो मधु पर काले कवक का आक्रमण हो जाता है। काला जो कवक होता है, फंगस, वो इन पर आकर्षित होता है और इन पर आ जाता है। इस प्रकार से ग्रसित पौधों पर फलियां भी कम लगती हैं, फलियां कम लगती हैं, बढ़वार भी रुक जाती हैं। ठीक है, शाखाएं कम निकलती हैं। इसके साथ ही साथ तेल की मात्रा में भी कमी हो जाती है। और गेहूँ और जो सरसों का, मेथी और सरसों से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। जीवन चक्र क्या है देखिए इसका। इसके जीवन चक्र की अगर अपन चर्चा करें तो इस कीट का जीवन चक्र मैदानी तथा पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार का होता है। दोनों भागों में पाया जाता है, मैदानों में भी पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है, और दोनों में इनका जीवन चक्र भी अलग अलग होता है। पहले देखिए, मैदानी क्षेत्रों में मादा कीट अंडे नहीं देती है बल्कि सीधे शिशु को जन्म देती है। जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर जो मादा कीट होती है इस मोइला की, वो अंडे नहीं देती है। ठीक है, जबकि सीधे शिशु को क्या करती हैं? जन्म देती है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है। अतः दोनों ही अवस्थाएं शिशु तथा प्रौढ़ मिलती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 3 अवस्थाएं अंडा, शिशु और प्रौढ़ पाई जाती हैं। दोनों अवस्थाएं इस कीट में पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में तो डायरेक्ट शिशु आता है, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये क्या करती हैं? अंडा, अंडे से शिशु निकलता है और उससे प्रौढ़ बनता है। माहू कीट शुरू में नवंबर दिसंबर के महीने में सरसों के पौधों पर दिखाई पड़ते हैं। इनमें से मादा कीट की संख्या अधिक होती है। शुरू में नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है तब ये दिखाई देते हैं सरसों के पौधों पर, और इनमें से जो मादा कीट होता है वो संख्या में सबसे अधिक होती है। ठीक है, मादाएं सीधे शिशु को जन्म देती हैं। मादाएं सीधे डायरेक्ट शिशु को जन्म देती हैं। इस क्रिया को अंड जरायुजता कहा जाता है तथा कीटों का अंड जरायुज अर्थात जो अंडा तथा बच्चा दोनों देते हैं, ठीक, को कहते हैं। यानी मादा सीधे क्या करती है? शिशु को जन्म देती है। ये जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देने वाली क्रिया है उसे अंड जरायुजता कहते हैं। यानी ये अंडज में आता है, लेकिन ये अंडज यानी अंडे देने वाले कीट में आता है, लेकिन ये डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। ठीक है, और जो कीट ऐसे देते हैं, ऐसे अंडे देते हैं, उनको अपन अंड जरायुज कहते हैं। अंड जरायुज कहते हैं, अर्थात जो अंडे और बच्चे दोनों देता है। मादा कीट 2 प्रकार से शिशुओं को जन्म देती है। अब 2 प्रकार से मादा कीट शिशुओं को जन्म देती है। कौन कौन सा? पहला तो नर से संभोग करके, यानी मादा कीट नर से संभोग करने के बाद उनमें निषेचन क्रिया होती है। निषेचन से कई सारे युग्मनज यानी अंडों का निर्माण होता है और फिर वो अंडे देती हैं। और एक होता है नर से बगैर संभोग किए हुए, इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। एक बिना नर के सहायता के, यानी बिना नर से संभोग किए भी वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अच्छा, अब ये जो क्रिया बिना अंडे संभोग किए, संभोग नहीं होगा तो निषेचन नहीं होता, तो यही कहलाता है हमारा ये क्रिया अनिषेक जनन। ठीक है, ये पूरा देखेंगे तो अनिषेचन जनन कहते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से थोड़े ही समय में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अंडे देगी तो अंडे को उष्मायन में 5-7 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, फिर इनसे निकलता है दूसरा जो लट्टन शिशु निकलता है। लेकिन अंडे नहीं देती हैं, डायरेक्ट शिशु को देती हैं, तो 7-10 दिन का जो गैप होता है वो भी कम हो जाता है। तो इनकी संख्या क्या काफ़ी तेज गति से बढ़ जाती है। 3 से 7 दिन के अंदर ही प्रौढ़ कीटों में
बदल जाते हैं। जो शिशु होते हैं वो 3 से 7 दिन के अंदर तो प्रौढ़ कीटों में बदल जाते हैं तथा पुनः बच्चे देना शुरू कर देते हैं, और हाथों हाथ क्या करते हैं, पुनः बच्चे देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रौढ़ में बदल जाते हैं और नर से संभोग करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, अनिषेक जनन द्वारा हाथों हाथ फिर से क्या करते हैं, पुनः बच्चे देना शुरू कर देते हैं। किंतु फरवरी से ये पंख युक्त होते हैं, फरवरी से ये पंख युक्त होते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जा सकते हैं, और मैदानों में इनकी कई पीढ़ियाँ मिलती हैं। फरवरी आते आते देखिए नवंबर दिसंबर में तो क्या करते हैं, ये शुरू हो जाते हैं, पौधों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और फरवरी में आते आते तो क्या होते हैं, ये उड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने लगते हैं। मैदानों के अंदर इनकी कई सारी पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब मोइला का जीवन चक्र यहाँ से बताया गया है, देखो सीधा ये एक तो अंडा, ठीक है, अंडे से सीधा डायरेक्ट अर्भक निकलता है और अर्भक से प्रौढ़ अवस्था में पहुँच जाता है, ठीक है। ये अर्भक और प्रौढ़ अवस्था डायरेक्ट। अब सस्य प्रबंधन, इनका प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। खेती में देखिए सरसों की बुआई जल्दी कर देनी चाहिए, सरसों की बुआई क्या कर देनी चाहिए, हमें जल्दी कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर दिसंबर में कीटों का आक्रमण हो तो पौधे काफ़ी बड़े होकर आक्रमण को सहन कर सके, ठीक है। बुआई जल्दी कर देनी चाहिए ताकि जब नवंबर दिसंबर में इन मोइला कीट का क्या हो, आक्रमण हो, तब तक तो ये इतने बड़े हो जाए कि इस आक्रमण को सहन कर सके, अर्थात इनमें कोई कोमल भाग बचे ही नहीं, सब कठोर भाग में बदल जाए। प्रतिरोधी किस्में जैसे AGH1 टाइप 101 बोनी चाहिए। इसको आप अंडरलाइन करना और इम्पोर्टेंट लगाना, आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर के सवाल में कि भाई सोइल मोइला कीट की प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है, तो AGH एक है, AGH फर्स्ट, ठीक है, और एक है टाइप 101 ये 2 किस्में हैं जो मोइला कीट के प्रति प्रतिरोधी। जैविक प्रबंधन, इनका जीवों का इनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कौन से कीट है जो मोइला कीट को खाते हैं। माऊ कीट के जो प्राकृतिक शत्रु है वो है लेडी बर्ड बीटल, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इसमें से नहीं, हर कीट के अंदर जो पड़ा है जो उनके जैविक प्रबंधन में काम आते हैं, इनके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं। मोइला का प्राकृतिक स्रोत देखिए लेडी बर्ड बीटल, एफिड लायन इत्यादि है, ठीक है। ये इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल को कोसिनियला सेप्टेमपंक्टाटा कहते हैं, ठीक है, और एफिड लायन को देखिए क्राइस्पोरा करेनिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक प्रबंधन, अब कौन सी दवाइयों का छिड़काव करके अपन मोइला का प्रबंधन कर सकते हैं, तो देखिए रासायनिक प्रबंधन में फसल पर कीट का प्रकोप होने पर हमें क्या करना चाहिए, 5% मेलाथियान यानी दवाई, कौन सी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं अपन, मेलाथियान या क्यूनेलफोस। आपको ये 2-3 दवाइयाँ ही दिखेगी, मेलाथियान, क्यूनेलफोस, मेनालथियान, क्यूनेलफोस, ठीक है। इन क्यूनेलफोस की धूल यानी इनकी जो चूर्ण होती है, दवाओं में से किसी एक का, इन दोनों में से किसी एक का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से फसल पर बुरकाव करना चाहिए, यानी प्रति हेक्टर में 20 से 25 किलोग्राम या तो क्यूनेलफोस या मेलाथियन, दोनों में से एक का छिड़काव करना चाहिए, बुरकाव करना चाहिए ऊपर से। जहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ कीट प्रकोप होने पर डाइमिथोइड, जहाँ पानी की सुविधा हो, ये ध्यान रखना, जहाँ पानी हो सिंचाई के लिए, ठीक है, वहाँ हमें क्या करना चाहिए, डाइमिथोइड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से या थायोमिथोक्सोम 25 WG 100 ग्राम या एसीफेट 75 SP 750 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से उचित पानी में मिलाकर क्या करना चाहिए, फसल का छिड़काव करना चाहिए, फसल पर हमें छिड़काव करना चाहिए, पानी में मिलाकर हमें इनका छिड़काव करना चाहिए। किनका, डाइमिथोइड, ठीक है, थायोमिथोक्सोट या फिर एसीफेट 75 SP, ठीक है, इनका छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक है ये हमारा छिड़काव, ठीक है, और एक है हमारा भुरकाव, दोनों में क्या फ़र्क है। छिड़काव तो करते हैं अपन वो पानी के साथ मिलाकर, किसी भी दवाई का पानी के साथ, पानी का के घोल में, ठीक है, पानी के घोल में मिलाना, और भुरकाव होता है ऐसे ऊपर से चूर्ण के रूप में भुरकाना, ठीक है। तो भुरकाव होगा मतलब कोई ना कोई ठोस पदार्थ के रूप में, चूर्ण के रूप में किसी पदार्थ का छिड़काव किया जाएगा और
सॉरी बुरकाव किया जाएगा। और जहाँ कहीं छिड़काव आए तो छिड़काव वर्ड अपन को कहाँ पे काम में लेता है, जब किसी को पानी में घोलकर अपन ऊपर से छिड़कते हैं। तो ये छिड़काव और बुरकाव में अंतर है। आगे देखिए, दीमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें नॉर्मल भाषा में अपन जैसे उदय कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन मिल जाते हैं हमारे घरों में इनका जगह। तो दीमक का अगर वर्गीकरण आपको पूछ ले, ठीक है, तो दीमक के वर्गीकरण में संघ कौन सा है इसका बताएगा कोई? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। गण कौन सा है? आइसोप्टेरा। कुल कौन सा है? टर्मिटिडी। ओडेंटोटर्मिस ओबेससम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से। टर्मिट या दीमक, ठीक है। अब दीमक या व्हाइट एंट विश्व के समस्त उष्ण तथा कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय देशों में बहुतायत से पाया जाता है। उस समस्त जो उष्ण, ठीक है, उष्ण गर्मी वाले हैं, उपोष्ण आदि गर्मी आदि सर्दी वाले हैं, नॉर्मल वातावरण वाले हैं, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। लक्षण क्या है? दीमक एक सामाजिक कीट है तथा टर्मटेरिया के अंदर निवाह में रहता है। टर्मटेरिया यानी गुफा की तरह समझ लो, उसके अंदर निवाह में रहता है, ठीक है। और सामाजिक कीट है, ये ध्यान रखना। सामाजिक कीट जहाँ भी वर्ड आ जाए, ठीक है, ये वर्ड जहाँ भी आपको आ जाए तो समझ लेना एक समाज की तरह रहता है। ये झुंड में रहते हैं और एक समाज बनाकर रहते हैं। जैसे समाज में हमारे कई सारे लोग होते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार, ये सब मिला के, तो वैसे ही आपको पता चलेगा समाज क्यों कहते हैं। देखिए, टर्मटेरिया की दीमक की विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। शारीरिक बनावट और कार्य निष्पादन की दृष्टि से इन जातियों को अपन श्रमिक में बांटते हैं। कुछ श्रमिक होते हैं जो मजदूर का काम करते हैं। देखिए समाज कैसे बनता है इनका, कौन कौन से इनके समाज में कौन कौन से सदस्य होते हैं। निष्पादन की दृष्टि से किसके आधार पर? शारीरिक बनावट भी इनकी अलग अलग होती है सबकी, और कार्य भी इनके अलग अलग होते हैं। जो श्रमिक होता है वो तो श्रमिक का मतलब मजदूर होता है, मजदूरी का काम करता है। फिर सैनिक होते हैं जो लड़ने का काम करिए। राजा होता है, रानी में विभाजित किया जा सकता है। और जो सम विभाजन का एक आदर्श उदाहरण है, रानी सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है, राजा इसके साथ मैथुन क्रिया करके इसको क्या करता है? प्रेग्नेंट करने का कार्य करता है। सैनिक क्या करते हैं? इनके अंडों की, इनकी रानी की सुरक्षा करते हैं। राजा रानी के श्रमिक क्या करते हैं? इनके लिए भोजन लाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे सामाजिक कीट का उदाहरण है दीमक, ठीक है। इसी तरह आपने मधुमक्खी देखी होगी, रानी मधुमक्खी, श्रमिक, सैनिक, ये सब, ठीक है। तो मधुमक्खियों में भी एक सामाजिक कीट होता है। अब श्रमिक क्या करते हैं? देखिए, यह निवाह की बहुत बड़ी श्रम शक्ति होती है जो कुल सदस्यों की लगभग 80 से 90% होती है। 80 से 90% तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सैनिक होते हैं, ठीक है। निवाह यानी इनका जो झुंड होता है उनकी सबसे बड़ी श्रम शक्ति होती है, ठीक है। श्रमिकों के मुखांग मजबूत व दृढ़ होते हैं। ये काम करने यानी अपने मुंह से ही क्या करते हैं? जो लकड़ीन होता है उसको खाते हैं, कूटते हैं। तो इनके जो मुखांग होते हैं, मुख के जो अंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होते हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण परिवार का पालन पोषण व घर बनाने का कार्य करते हैं। लकड़ी हमें, जैसे हमारे घर का जो जहाँ गेट लगा हुआ, तो गेट का बाहर से तो हमें अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं उसको, ठीक है। तो श्रमिक पालन पोषण और घर बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब सैनिक क्या करते हैं? सैनिक की चर्चा करें अगर अपन, तो देखिए, यह सैनिक निवाह में इनकी कुल संख्या सदस्यों की 3 से 5% होती है। यानी 80 से 90% तो क्या होती है? 80 से 90% तो होते हैं हमारे श्रमिक, और सैनिक कितने होते हैं? 3 से 5%। 3 से 5% सैनिक होते हैं, ठीक है। सैनिकों के मुखांग असाधारण रूप से विकसित होते हैं, जिनके द्वारा ये परिवार के सदस्यों की शत्रुओं से रक्षा करती है, और असाधारण रूप से इनके क्या होते हैं? मुखांग विकसित होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, राजा व रानी। राजा और रानी कॉलोनी के शाही सदस्य होते हैं, यानी रॉयल सदस्य होते हैं राजा और रानी, ठीक है।
राजा का कार्य मात्र मादा को निषेचित करना होता है, यानी मादा को निषेचित करना यानी उनके संभोग मैथुन क्रिया करके उनको क्या करना, प्रेग्नेंट करना होता है। किसका कार्य? राजा का। रानी कॉलोनी की संस्थापक तथा जनक होती है। रानी कॉलोनी की संस्थापक कह सकते हैं अपन, यानी चलाने वाली और जनक होती है। रानी दीमक निवा में सबसे बड़े आकार की होती हैं। पहचान कैसे सकते हैं? इनके जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, समूह होता है, उसमें सबसे बड़े आकार की होगी वो क्या होगी? रानी होगी। ठीक है। रानी दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। ओहो हो, जो रानी दीमक होती है 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, अर्थात क्या करती है? 1 मिनट में 60 अंडे, 1 घंटे में 3600 अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है और ये क्रम उसका संपूर्ण जीवन काल में चलता रहता है, पूरे जीवन काल चलता रहता है जब तक वो जीवित रहती है। मादा का जीवन 5 से 10 वर्ष होगा। ठीक है, 5 से 10 वर्ष होगा मादा का जीवन। देखिए आप लोग, मादा का जीवन क्या होगा? 5 से 10 वर्ष। मादा का जीवन काल देखिए 5 से 10 वर्ष होता है। 1 सेकंड में 1 अंडा, यानी 1 मिनट में 60 अंडे। ठीक है, तो 1 घंटे में देखो 3600 अंडे देगी, और 1 घंटे के बाद 1 दिन में ये कितने देगी? 86,400 अंडे। 86,400 अंडे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 साल में कितने देगी? लगभग 3 करोड़ 15,36,000 अंडे देगी एक ही साल में। तो इंटू कर लो आप इसको, 5 से 10 वर्ष, पूरे जीवन काल में ये इतने अंडे दे देगी। ठीक है, यानी इतनी संख्या इनकी लगातार बढ़ती जाती है। तो देखिए, मादा की कुछ प्रजातियां एक दिन में देखिए 70 से 80 हजार अंडे दे सकती है। एक ही दिन की बात कर रहा है कि 70 से 80 हजार एक ही दिन में अंडे दे सकती है। ठीक है, नॉर्मली तो 36,000, ठीक है, 86,400 देती है। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, लेकिन कुछ 70 से 80 हजार दे सकती है, इसलिए हम इसे अंडे देने वाली मशीन भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? अंडे देने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। आगे देखिए, सामान्यतः यह निवय में 3 प्रकार की जननक प्रजातियां पाई जाती है। सामान्यतः एक में 3 प्रकार की जनन करने वाली प्रजातियां पाई जाती है। एक तो दीर्घ पंखी, यानी जिनके पंख बड़े, एक लघु पंखी जिनके पंख छोटे, और एक होते हैं पंख विहीन जिनके पंख ही नहीं होते हैं। ठीक है, सती हम महत्व अपन देखते हैं, इसका नुकसान कैसे पहुंचाता है। यह सर्वभक्षी कीट है, सभी तरह के फसलों पे तो सब जगह खाता है, खेतों और घरों दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। सती केवल शिशु और वयस्क श्रमिक दीमक ही करते हैं। इसके सती जो करते हैं वो शिशु और जो वयस्क श्रमिक होते हैं वही करते हैं। दीमक का प्रकोप पौधशाला व नए रोपे गए पौधों में अधिक होता है। जो दीमक का प्रकोप होता है वो पौधशाला या जो नर्सरी होती है और नए रोपे गए पौधों में अधिक होता है। कई बार तो अत्यधिक प्रकोप होने पर पूरी पौधशाला समाप्त हो जाती है। कई बार तो बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है तो पूरी नर्सरी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बंजर भूमि में उगाए गए उद्यानों में व्यापक विनाश करते हैं। ठीक है, अब बंजर भूमि में जहाँ उर्वरता नहीं है, वैसे ही बड़ी मुश्किल से पौधे उगा रहे हैं, वहीं पर ये उदय आके ये दीमक आके क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। कह सकते हैं कंगाली में आटा गीला करता है पूरा। ठीक है, क्योंकि एक तो उगाते बड़ी मुश्किल से है बंजर भूमि, और वहाँ आके ये जो भी थोड़ा बहुत उगता है उसको नष्ट कर देती हैं। ये प्राय भूमि के अंदर रहती हैं, ज़्यादातर कहाँ रहती है? भूमि के अंदर रहती हैं, और पौषी पौधों की जड़ें खाकर क्षति पहुँचाती है। ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रहती है और ज़मीन के अंदर जड़ें पाई जाती है, जड़ों को खाकर नष्ट करती है। कभी कभी पौधे के तने में मिट्टी की सुरंगें बनाकर अंदर ही अंदर तने की छाल गा जाती है। ठीक है, पौधे की तनों में क्या करती हैं? कभी कभी तो ये यानी जड़ों से प्रवेश करते पौधों के तनों के भीतर जाकर अंदर ही अंदर खोखला कर देती है उन्हें। बाहर छाल से तो कुछ पता ही नहीं जाता, अंदर से छाल खा जाती हैं और लंबी दूरी तक ऊपर तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे पूरा ऊपर तक पहुंच जाती है। ठीक है, मिट्टी युक्त गैलरी प्राय रात्रि में बनाई जाती है। जो मिट्टी युक्त गैलरी बनाई जाती है वो रात में बनाई जाती है, इनकी गुफा। ठीक है, खड़ी फसलों में सिंचित क्षेत्रों की फसलों की अपेक्षा असिंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। जहाँ खड़ी फसल हो और वहाँ पर सिंचाई की गई है, जहाँ सिंचाई कंटिन्यू होती रहती है, उनकी अपेक्षा जहाँ सिंचाई कम होती है या होती नहीं है, उन फसलों में
यानी जिन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है वहाँ, या बिल्कुल सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। दीमक द्वारा ग्रसित पौधों को हाथ से खींचने पर आसानी से ऊपर से निकल जाते हैं। जैसे पौधों को अपन हाथ से खींचते हैं, ये बहुत आसानी से ऊपर से निकल जाते हैं, जिनका प्रकोप जिन पौधों में इनका प्रकोप होता है। ठीक है, ये पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं, किंतु वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप कम हो जाता है। पूरे साल सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब बारिश होता है यानी पानी ऊपर से बरसता है, तब क्या होता है, इनका प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। और वर्षा समाप्ति के पश्चात दीमक पुनः सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही बारिश खत्म होती है, फिर से ये तो अपने काम में लग जाते हैं। जीवन चक्र क्या है देखिए, मानसून की जो प्रथम अच्छी वर्षा के पश्चात सायंकाल में पंख युक्त या दीर्घ पंख की जननिक जात या नर मादा समूह में अपने आश्रय से बाहर निकलती है। ठीक है, मानसून की जो पहली बढ़िया बरसात होती है, उस समय ये पंख युक्त जो दीर्घ यानी बड़े पंखों वाले की जननिक जातियाँ है, जो नर और मादा होती हैं, वो अपने आश्रय से बाहर निकलती है। जहाँ ये बारिश से पहले छुपी हुई थी, रह रही थी, वहाँ से बाहर निकलती हैं। एवं निषेचन के पश्चात क्या हो जाती हैं, ये बाहर निकलते सीधे प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होती है और निषेचन के पश्चात युगल भूमि में अंदर चले जाते हैं। ठीक है, बाहर निकलते जहाँ से प्रकाश दिख रहा है, वहाँ पर जहाँ से प्रकाश आता है उस तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वहाँ निषेचन मैथुन क्रिया, निषेचन क्रिया के बाद युगल यानी जो दोनों नर व मादा होते हैं वो भूमि के अंदर वापस चले जाते हैं। ये युगल साथ मिलकर छोटे छोटे नेप्चुअल कोष्ठ का निर्माण कर संतति उत्पन्न करते हैं। यह नेप्चुअल कोष्ठ का मतलब होता है जो कोष्ठक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कोष्ठक का निर्माण करते हैं। फिर इनमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, निर्माण कर संतति उत्पन्न करते हैं और इनकी पूर्ण देखभाल भी करते हैं। एकदम दोनों नर एवं मादा मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। जब एक बार कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या पर्याप्त हो जाती है, तब ये श्रमिक अपने जन्मदाता युगल का सही तरीके से पालन करते हैं। जब एक बार इतने श्रमिकों का निर्माण हो जाता है, यानी इतने अंडे दे देते हैं, बच्चे दे देते हैं, ठीक है, कि जितनी आवश्यकता में श्रमिक की जरूरत थी उतने श्रमिक मिल जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये जन्मदाता यानी ये श्रमिक अपने ही जन्मदाता उन नर एवं मादा का क्या करते हैं, सही तरीके से यानी राजा महाराजा की तरह उनका ध्यान रखते हैं। दीमक के जो अंडे होते हैं वो हल्के पीले रंग के गुर्दाकार होते हैं। दीमक के अंडे हल्के पीले रंग के गुर्देकार आकार के होते हैं, गुर्दाकार आकार के होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एक सप्ताह में इन अंडों से शिशु गिडर निकल आते हैं। जो गर्मी की ऋतु होती है, गर्मियों में एक सप्ताह के अंदर अंदर इन अंडों से क्या निकल जाते हैं, शिशु या गिडर या कैटरपिलर जिसे अपन कहते हैं, लार्वा, जो 6 माह में श्रमिक या सैनिक के रूप में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। 6 माह में बढ़ते बढ़ते तो ये क्या हो जाते हैं, पूरे श्रमिक के रूप में बदल जाते हैं, सैनिक के रूप में बदल जाते हैं, पूरे विकसित हो जाते हैं। जबकि जननक जात या परिपक्व होने से 1-2 वर्ष का समय लेती है। जो जननिक जातियाँ होती है, इनमें से जो नर एवं मादा होते हैं, जो जनन करने की क्रिया करेंगे आगे चलकर, उनको 1 से 2 वर्ष परिपक्व होने में लग जाते हैं। इस प्रकार से शिशु विभिन्न प्रकार के प्रौढ़ों में परिवर्तित होते हैं और वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी मिलती है वर्ष में। और सभी शिशु क्या होते हैं, कोई सैनिक में, कोई श्रमिक में, कोई राजा, कोई रानी, इनमें बदलता रहता है। खेती का प्रबंधन कैसे करते हैं देखिए, इसमें खेती का प्रबंधन अगर देखें, सस्य प्रबंधन कैसे करते हैं इनका, खेतियों में देखिए, टर्मिट एरिया की खुदाई करके रानी दीमक व अन्य पूरक जननिक जातियों को नष्ट कर देना चाहिए। इनकी जो टर्मिट एरिया या जो आंतरिक गुफा होती है, उनकी क्या करनी चाहिए, हमें खुदाई करनी चाहिए। और जो इनकी रानी दीमक है, जो अंडे देती है, लगातार देती रहती हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। और अन्य पूरक जात या श्रमिक वर्मिक सब है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। खेतों में हरी खाद और कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक को आकर्षित करती है। खेतों में क्या करें, हरी खाद नहीं डालनी, कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी, क्योंकि इससे दीमक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। खेतों में मौजूद फसलों के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जो सूखे कटाई के बाद अवशेष बच जाते हैं, उनको इकट्ठा करके ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। ठीक है, फिर कोई इनका जैविक प्रबंधन तो है नहीं, तो डायरेक्ट अपन आते हैं इनके रासायनिक प्रबंधन, कौन सी दवाइयों का छिड़काव कब कर सकते हैं, क्या समय रखें। देखिए, दीमक का प्रकोप प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने वाले खेतों को फसल लगाने से पूर्व, यानी प्रति साल, हर साल जहाँ पर फसलों में आता है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, फसल लगाने से पहले
हमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मेलाथियान चूर्ण से उपचारित करना चाहिए। जो भूमि है उसको क्या करना चाहिए, खेत की भूमि को क्या करना चाहिए, हमें उपचारित करना चाहिए। कैसे, मेलाथियान चूर्ण से उपचारित करना चाहिए, यानी भुरकाव करना चाहिए फसल बोने से पहले। अब गेहूं के जो बीज होते हैं इनकी बुआई के 24 घंटे पहले हमें क्लोरपाइरीफॉस का 20 ईसी या क्यूनोलफॉस होता है 25 ईसी 400 मिलीलीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल की दर से उपचारित करने से कीट का प्रकोप नहीं होता है। इनके जो गेहूं के बीज होते हैं, बीज की बात कर रहा है अब, ठीक है, बीजों को क्या करना चाहिए, क्लोरपाइरीफॉस या क्यूनोलफॉस से उपचारित करना चाहिए, ठीक है, यानी बीजों को इनमें डुबोकर इनमें धोकर उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप हो, अगर गेहूं की खड़ी फसल में या कोई भी फसल में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी 4.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देना चाहिए। फिर क्लोरपाइरीफॉस अपन कहाँ कैसे दे सकते हैं, फसल हमने उगा दी और वो उग गई और बड़ी हो गई है और खड़ी फसल में हमें दिखाई दे रहा है कि अब इसमें जो दीमक लग गया है, तो हमें क्लोरपाइरीफॉस सिंचाई का जो पानी अपन देते हैं उसमें मिलाकर देना चाहिए। पौधों की रोपाई से पूर्व गड्ढों में मेलाथियान 5% चूर्ण से 50 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। पौधों की जो रोपाई से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, मेलाथियान का 5% की दर से गड्ढों की दर से उपचारित करना चाहिए। 5% की दर से हम गड्ढे, जैसे हम पौधों की रोपाई कर रहे हैं, हम गड्ढे खोद के कर रहे हैं, तो पौधे मतलब फसल नहीं, पौधों की बात कर रहा है, जो बड़े पौधे होते हैं वो गड्ढे खोद के अपन रोपते हैं, तो उनकी रोपाई से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, उन गड्ढों में क्या डालना चाहिए, मेलाथियान 5% का जो चूर्ण होता है वो उन गड्ढे में डाल देना चाहिए। पौधे के तनों को देखिए, आगे देखिए और क्या कर सकते हैं, पौधे का जो तना होता है वो 2 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर उचित अंतराल पर उपचारित करते रहना चाहिए। पौधे के जो तने होते हैं उनको भी अपन मेलाथियान से क्या करते हैं, उपचारित करने चाहिए, ठीक है। जो पुराना बगीचा होता है कि थावड़ों की अच्छी गुड़ाई करने के पश्चात ऊपर वर्णित चूर्ण कीटनाशक 200 ग्राम प्रति पौधे की दर से या क्लोरपाइरीफॉस 50 ईसी मिलीलीटर प्रति 5.0 लीटर पानी के घोल से उपचारित करके दीमक का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात अपन क्या कर सकते हैं, थावड़ों की अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए, यानी पौधों के फसल का एक क्या होती है, अवस्था होती है थावड़ा, ठीक है। इसकी अच्छी गुड़ाई करने के बाद हमें क्या, जो ऊपर वर्णित जो कीटनाशक है या तो वो, ठीक है, या जो क्लोरपाइरीफॉस होता है उसके घोल से उपचारित करना चाहिए। ये दीमक का प्रभावी नियंत्रण है, इससे दीमक पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे है हमारा 8वां खपरा भृंग, ठीक है, और उसके बाद हमारे आएगा बेर की फल मक्खी और फिर आएगा 10वां अनार की तितली और हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इस लेसन को अपन आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन ने देखिए सरसों और मेथी का मोइला रोग देखा है, दीमक देखा है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें खास कर तो हमारा दीमक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।